नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक निर्देशक और एक संगीतकार के बीच हुई अहम के टकराव की, यानी कि ईगो क्लैश की। संगीतकार ओपी नैयर और निर्देशक राज खोसला दोनों ही अपने फन में माहिर थे, उच्च कोटि के कलाकार थे, अपने अपने फील्ड में बेहद सफल थे। लेकिन भाई ऐसा भी होता है कई बार जब दो धुरंधर अपनी अपनी काबिलियत पर फुल कॉन्फिडेंट होते हैं तो उनके अहंकार टकरा जाते हैं और तब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, विकट हो जाती हैं। राज खोसला साहब के बारे में सभी जानते हैं कि वो एक बहुत ही सफल निर्माता, निर्देशक और राइटर भी थे। जी हाँ, वो स्क्रीन प्ले भी लिखा करते थे। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर भी थे। एक वक्त था जब राज खोसला जी ऑल इंडिया रेडियो में म्यूजिकल स्टाफ के हैसियत से नौकरी किया करते थे। वो जब फिल्मों में आए थे तो गायक बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उन्हें सफलता डायरेक्शन के फील्ड में मिली, लेकिन संगीत का शौक जिंदगी भर उनका बरकरार रहा। संगीत का काफ़ी अच्छा वो ज्ञान रखते थे, इसीलिए उनकी फिल्मों का संगीत बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मधुर हुआ करता था। आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। 1962 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एक मुसाफिर एक हसीना। इस फिल्म का निर्देशन कर रहे थे राज खोसला साहब। जॉय मुखर्जी और साधना इस फिल्म के हीरो हीरोइन थे। प्रोड्यूसर थे शशिधर मुखर्जी साहब। फिल्म का संगीत निर्देशन कर रहे थे ओपी नैयर साहब। फिल्म के गीत लिख रहे थे राजा मेहंदी अली खान साहब। फिल्म में कुल 10 गीत थे जिन्हें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी ने अपनी आवाजें दी थी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी देख कर आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, प्यार कर रही हूँ। फिल्म के संगीत को लेकर ही ओपी नैयर साहब और राज खोसला साहब में झगड़ा हो गया था और झगड़ा इतना बढ़ गया कि इन दोनों ने जीवन में कभी भी साथ काम ना करने की कसम खा ली और उसके बाद इस कसम को पूरी शिद्दत से निभाया। जी हाँ, इस फिल्म के बाद दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। 1962 में जब ये फिल्म बन रही थी तब तक राज खोसला साहब फिल्म इंडस्ट्री के स्थापित डायरेक्टर बन चुके थे। कई सफल फिल्में वो डायरेक्ट कर चुके थे और ओपी नैयर साहब भी काफी मशहूर हो चुके थे एक संगीतकार के तौर पर। उन दिनों उनका जलवा हुआ करता था क्योंकि उनकी लगभग हर फिल्म का संगीत सुपर डुपर हिट हो रहा था। जब जब सुनते थे सवारियों का दिल मचले, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। मुझे धीरे चलना, जरा संभलना, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। फिल्म इंडस्ट्री तो भाई उगते सूरज को सलाम करती है, तो ओपी नैयर साहब का भी काफी सम्मान था इंडस्ट्री में। लगभग हर सफल प्रोड्यूसर उनको अपनी फिल्म में संगीतकार के तौर पर लेना चाहता था। जब वो इस फिल्म के संगीत पर काम कर रहे थे तो राज खोसला साहब अक्सर उनसे संगीत के बारे में डिस्कस करते थे, उन्हें काफी सलाह देते थे। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आए दिन वो खुद ही कोई ना कोई धुन बनाकर नैयर साहब के पास ले आते थे और कहते थे कि आप इस कंपोजिशन पर गाना रिकॉर्ड कराइए नैयर साहब।
अब नैयर साहब को खोसला साहब की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो अपनी शर्तों पर काम करते थे भाई। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि राज खोसला साहब बार बार उनके काम में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं। संगीत निर्देशक तो वो हैं, तो संगीत वो बनाएंगे, उनका काम है। राज खोसला साहब खुद क्यों धुन बनाकर ले आते हैं। शुरू शुरू में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब कई बार ऐसा हुआ तो उन्हें ये बात सख्त नागवार गुजरी। उनका पारा चढ़ गया और वो पहुंच गए फिल्म के प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी के पास। शशिधर मुखर्जी जी से ओपी नैयर साहब ने गुस्से में कहा कि मैं आपकी फिल्म में काम नहीं करूंगा। मुखर्जी साहब हैरान हो गए। उन्होंने नैयर साहब से उनकी नाराजगी की वजह पूछी, क्योंकि भाई उनका पूरा एडवांस वो दे चुके थे। उन्हें कोई वजह समझ नहीं आ रही थी कि ये नाराज क्यों है, क्यों मना कर रहे हैं। नैयर साहब ने कहा कि फिल्म का म्यूजिक तो मैं कंपोज कर रहा हूँ ना, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, तो राज खोसला जी क्यों बार बार मेरे काम में इंटरफेयर कर रहे हैं। रोज वो एक नई धुन लेकर आते हैं खुद बनाकर और कहते हैं कि इस धुन पर गाना बनाइए। अगर उन्हीं की धुन पर गाना बनाना है तो मुझे संगीतकार क्यों रखा गया है। मैं अपने तरीके से काम करता हूँ, इस तरह से मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अगर उन्हें संगीत देने का इतना ही शौक है तो वही क्यों नहीं संगीतकार बन जाते। संगीतकार रखने की क्या जरूरत है फिल्म में। पूरी बात सुनने के बाद शशिधर मुखर्जी साहब ने नैयर साहब से कहा कि आप फिक्र मत करिए, मैं राज खोसला से कहूंगा कि वो ऐसा ना करें। इसके बाद शशिधर मुखर्जी साहब ने राज खोसला जी से बात की और उन्हें निर्देश दिए कि आप संगीत के काम में टांग मत अड़ाइए, वो काम ओपी नैयर साहब को करने दीजिए। अब राज खोसला साहब को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि भाई एक तो उन्हें संगीत का नॉलेज था, दूसरा वो फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे तो फिल्म के सारे कंसेप्ट उनके दिमाग में थे। उन्हें लगता था कि जिस तरह से वो संगीत के बारे में जानते हैं, जैसी वो सलाह दे सकते हैं, वैसा तो ओपी नैयर भी नहीं कर सकते हैं। अब उन्हें भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने स्तर पर फिल्म की बेहतरी के लिए ये सब कुछ कर रहा था, अगर नैयर जी को ये सब कुछ बुरा लग रहा है तो ठीक है। आज के बाद मैं उनसे किसी भी विषय में कोई बात नहीं करूंगा। फिल्म के प्रोड्यूसर आप हैं, संगीत निर्देशक वो हैं, आप जाने वो जाने, मैं इस बारे में कुछ बोलूंगा ही नहीं। दूसरी ओर ओपी नैयर साहब भी तय कर चुके थे कि अब वो किसी भी फिल्म में राज खोसला के साथ काम नहीं करेंगे। ओपी नैयर जी ने फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों को ये बात बता भी दी। जब ये बात राज खोसला जी तक पहुंची तो उन्हें भी बुरा लगा। उन्होंने कहा तो ठीक है, मैं ही कौन सा ओपी नैयर के साथ दोबारा काम करूंगा, मुझे भी उनके साथ काम नहीं करना है। और बस इसके बाद इन दोनों धुरंधरों ने एक दूसरे के साथ फिर कभी काम नहीं किया। जी हाँ, एक मुसाफिर एक हसीना ही वो फिल्म थी जिसमें ये दोनों एक साथ आखिरी बार आए थे। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा भाई, तभी तो सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाएंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।